मैं जब बड़ा हो रहा था तो सब कहते थे कि हमारा परिवार संपूर्ण परिवार है। हम काफी जगहों पर जाते रहते थे क्योंकि हमारे पिता एक पादरी हैं और हर कोई उन्हें बड़े सम्मान से देखता है। मेरी माँ भी कमाल की महिला है और उन्होंने भी कई प्रोजेक्ट किए हैं। लेकिन ऐसी बेहतरीन लगने वाली जिंदगी के बावजूद इयान डायनसन ने एक जबरदस्त राज छिपा रखा था। दरअसल मेरा एक करीबी रिश्तेदार एक ऐसा काम कर रहा था जो उसे नहीं करना चाहिए था। सेक्स संबंधी इयान के अनुभव सिर्फ 4 साल की उम्र में शुरू हो गए थे। ऐसा तब हुआ जब वो अपने एक साथी के साथ खेल रहे थे। हम एक बार लुका छुपी खेल रहे थे, तभी उसने गलत काम करना शुरू कर दिया। इयान तब मासूम थे, लेकिन फिर भी समझ गए कि उनके साथ ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मेरा एक रिश्तेदार मेरे पास आया और उसने मुझे सेक्स के बारे में बताया। उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताईं जो मुझे जिंदगी की असलियत लगने लगी और फिर उसने अकेले में मेरे साथ अनैतिक व्यवहार शुरू कर दिया। ये बोझ मेरे दिल पर कई साल तक रहा। उसके पास एक बहुत ही ताकतवर जरिया था। डर और शर्मिंदगी का एहसास इयान के भीतर गहराई तक जम गया और वो अकेलापन और भ्रम महसूस करने लगे। उनके पास ना तो कोई बात सुनने वाला था और न ही कोई मदद करने वाला। लिहाजा इयान खुद ही इन मनोभावों से जूझते हुए बड़े हुए। सबसे बुरी बात ये कि क्योंकि उनका परिवार संपूर्ण माना जाता था, इसलिए उन्हें इस सब को छिपाना भी था। ऐसे में वो आत्महत्या के बारे में सोचने लगे। मैं अपनी जान लेने के बारे में सोचा करता था। ये सब झेलते हुए जब 3 साल हो गए तो मैंने स्कूल जाते समय दवाई की बोतल खरीद ली। मैं डर गया। मैं वापस क्लास में गया और अपने साथी से बोला, क्या तुम जानते हो मैंने एक गलत काम किया है। मैंने खुद की जान लेने की कोशिश की है। इस पर वो हंस दिया और मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने जान देने का इरादा छोड़ दिया। आत्महत्या में नाकाम होने पर इयान और भी परेशानी महसूस करने लगे। उन्होंने खुद को तकलीफें देना शुरू कर दिया। मैं इतना ज्यादा परेशान हो जाता था कि दीवार से सर टकराने लगता था। कभी कभी मेरे सिर से खून निकलने लगता था, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं चल पाया कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। उनकी ये स्थिति तब और भी बदतर हो गई जब 1992 में उनकी महिला मित्र को अमेरिका वापस जाना पड़ा और वो अकेले रह गए। मैं घर में अकेला था। हमारे बाथरूम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक बोतल रखी थी। एक रात में सीढ़ियों से उतरकर बाथरूम तक गया और सोचने लगा कि ये एसिड पी जाऊं। तभी मुझे फोन नजर आया और मैंने 700 क्लब को फोन किया। फोन उठाने वाले व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा जीवन अब भी जीने योग्य है। उस रात मुझे ये बात एक जादू जैसी लगी। लेकिन मुक्ति की उनकी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। मैं इतना निराश हो गया था कि मुझे 5 दिन तक अस्पताल में रखना पड़ा। मुझे हर समय बस डर ही लगता रहता था। मैं भविष्य के प्रति डरता था, अतीत के प्रति डरता था। मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था। मैं बस खुद से ही बातें करता रहता था। मेरे पास करने के लिए सिर्फ एक ही काम था और वो था लगातार दीवार से सिर को टकराते रहना। इयान जानते थे कि उन्हें अपनी समस्या की जड़ को खुद ही खत्म करना होगा। तब उनका परिचय होप ऑफ लाइफ नामक एक संगठन से कराया गया। यहाँ परमेश्वर ने उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का अवसर दिया जो सभी बचपन में यौन शोषण का शिकार हुए थे। क्षमा करने की शक्ति एक ऐसी चीज थी जिसने इयान को इस सबसे आजाद होने में मदद की। इससे जीवन के प्रति उनका बिल्कुल नया नजरिया विकसित हो गया। मुझे उन लोगों को एक पत्र लिखना था जिन्हें मैंने चोट पहुंचाई थी और उन लोगों को भी जिन लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई थी। इस चिट्ठी को लेटर ऑफ रिकंसिलिएशन कहते हैं। मैं जानता हूं कि तुमने मुझे आहत किया है, लेकिन मैं अब ये मामला खत्म करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ एक बढ़िया और खुला रिश्ता रखना चाहता हूं जिसमें क्षमा हो। मुझे लोगों से भी क्षमा मांगनी थी। मुझे आखिरकार ये पता चला कि परमेश्वर ने जन्म के समय मेरे जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो मेरे यौन शोषण की वजह से खत्म हो चुका था।
लेकिन मुझे सब कुछ दोबारा से सीखना था। मुझे ये सीखना था कि परमेश्वर मेरे जैसे टूटे हुए इंसान को भी अपने मकसद के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मेरे जीवन में तो जख्म थे। मुझे इन बातों से ये सीखने का मौका मिला। जब मैं सबसे कमजोर था तो परमेश्वर सबसे ताकतवर थे। अब यान न केवल अपने अतीत के प्रभावों से मुक्त हो चुके हैं, बल्कि वो ये भी जानते हैं कि जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में परमेश्वर सदा उनके साथ रहे हैं और आगे भी हमेशा साथ रहेंगे। किसी ने मुझे ये प्रार्थना सिखाई, हे परमेश्वर, मैं आपके हृदय की सद्भावना में विश्वास रखता हूँ।